राजन इकबाल सीरीज एस सी बेदी जी के द्वारा लिखित हड्डियों का चेहरा। सलमा ने राजन को खाना परोसा और फिर खामोश बैठ गई। राजन ने सब्जी में डुबोकर एक और मुंह में डाला और फिर चौंक कर सलमा की तरफ देखा, जो सर झुकाए बैठी थी। क्या बात, तबीयत खराब है? राजन ने पूछा। नहीं। तो खाना क्यों नहीं खाती? भूख नहीं है। इकबाल खाने पर नहीं आया, इसलिए तुम्हारी भी भूख उड़ गई। क्यों? पता नहीं। इकबाल खाने पर क्यों नहीं आया? उसी से पूछो। जाओ उसे बुला कर लाओ। सलमा गई और थोड़ी देर के बाद वापस आकर बोली। वो नहीं आ रहा। वैसे तो शोभा भी खाने पर नहीं आई। उसकी तबीयत खराब है, उसने मुझे पहले ही कह दिया था। सलमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। कहीं वो तुमसे नाराज तो नहीं? भला शोभा मुझसे क्यों नाराज होने लगी? हो सकता है उसके चाहने पर तुमने उससे शब्बू जी ना कहा हो। राजन हंस पड़ा। तभी कदमों का स्वर उभरा और फिर इकबाल के साथ शोभा अंदर प्रविष्ट हुई। उसने इस समय गुलाबी रंग का हाउस गाउन पहना हुआ था। इकबाल के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत छाई हुई थी। शोभा ने उसका कान पकड़ा हुआ था। सलमा झट से बोली। शोभा, इस समय तुम पूर्ण रूप से इकबाल की भाभी लग रही हो। जरा जोर से कान खींचना। कान तुम्हारे भी खींचने चाहिए। क्यों? तुम कैसी चाहने वाली हो? अपने रूठे हुए इक्को को मना नहीं सकती? मैं कोशिश करके हार गई, इसीलिए खामोशी के साथ यहाँ आकर बैठ गई हूँ। तुम्हारा तो देवर है, तुम ही मना लो। देवर जी, शोभा बोली। अब शराफत से खाना खा लो। जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती मैं खाना नहीं खाऊंगा। इकबाल बच्चों की तरह जिद करता हुआ बोला। आज से मैं आमरण अनशन पर हूं। देख लो, तुम्हारे कारण सलमा भी खाना नहीं खा रही है। हम दो जिस्म एक जान है, वो भी आमरण अनशन पर है। हम एक साथ मरेंगे, क्यों सल्लो जी? करेक्ट। अरे तुम चाहते क्या हो? राजन ने पूछा। घूमना। तो सलमा को लेकर मसूरी, शिमला या कश्मीर घूमने चले जाओ। हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो अपनी होने वाली प्यारी भाभी शोभा के साथ। तो शोभा को भी साथ ले जाओ। जब शोभा जाएगी तो तुम भी जाओगे। ये भी कोई बात हुई? हम लोग घूमने चले जाएं और तुम्हारे कारण मेरी होने वाली प्यारी भाभी यहीं सड़ती रहे। राजन मुस्कुरा दिया। शोभा राजन की तरफ देख रही थी, जिसमें प्यार भरी चमक थी। जब तक तुम नहीं जाओगे मेरा और सलमा का आमरण अनशन चलता रहेगा, क्यों सल्लो जी? करेक्ट। शोभा बोली। राजी मान क्यों नहीं जाते? जिद क्यों कर रहे हो? राजन कुछ नहीं बोला। कान खोल कर सुन लो। मेरे देवर और देवरानी को अगर कुछ भी हुआ तो मैं भी आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगी। राजन ने बारी बारी सबको देखा और फिर हंस पड़ा। इसी समय भोलू अंदर प्रविष्ट हुआ और बोला। साहब, अभी अभी ये पत्र आया है। राजन ने उससे पत्र ले लिया और खोलकर पढ़ने लगा। तीनों ने देखा उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई हैं। शोभा ने पूछा। राजी, किसका पत्र है? ठाकुर शमशेर सिंह के बेटे प्रताप सिंह का। उसने हमें अपनी हवेली पर बुलाया है। वो और उसके पापा भारी संकट में हैं।
अगला दृश्य। ठाकुर शमशेर सिंह फौज में मेजर थे। रिटायर होने के बाद शहर में ही रहने लगे थे। वहीं उनके बेटे प्रताप की पढ़ाई लिखाई हुई थी। इस समय वो इंजीनियर कॉलेज का अंतिम वर्ष का छात्र था। ठाकुर साहब ने पहले ही कह दिया था, उसकी परीक्षा के बाद वो लोग गांव जाकर अपनी खानदानी हवेली में रहेंगे। प्रताप ने कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि वो खुद अपनी खानदानी हवेली देखना चाहता था। परीक्षा समाप्त होने के दूसरे ही दिन वो लोग ट्रेन द्वारा अपने गांव शेडलपुर चल पड़े। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शांतिमय जिंदगी में एक भूकंप आने वाला है, जो उनकी जिंदगी को भयानक बना देगा और उन्हें भारत के प्रसिद्ध जासूसों की सहायता लेनी पड़ेगी। अगला दृश्य। इकबाल ने पूछा, बताओ तो पत्र में लिखा क्या है? लो, खुद ही पढ़ लो। इकबाल ने राजन से पत्र ले लिया और ऊंचे स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय मित्र राजन, मेरा ये पत्र पढ़कर तुम अवश्य चौंके होगे, क्योंकि मजबूर होकर तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूं। पापा और मैं यहां भारी संकट में हैं। प्रेतों पर तुम विश्वास नहीं करोगे, विश्वास मैं भी नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से प्रेत देखा है। इसलिए ना जाने क्यों अब मैं भी सोचने लगा हूं कि प्रेत होते हैं। पापा ने निश्चय कर लिया था वो मेरी परीक्षा के बाद हवेली में ही रहेंगे। 8 तारीख को हम अपने गांव शेडलपुर के लिए चल पड़े। 2 बर्थ का हमारा फर्स्ट क्लास का कूप बुक था। सफर शुरू हुआ। हम बहुत खुश थे। अपनी खानदानी हवेली में जा रहे थे। रात हो गई थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग रही थी। वेटर खाना ले आया था। खाने के बाद हम सोने की तैयारी कर रहे थे। पापा नीचे और मैं ऊपर की बर्थ पर लेट गया था। अभी अभी मैं टॉयलेट होकर आया था। पूरी गैलरी सुनसान पड़ी थी। सभी यात्री अपने कूपे में बंद थे। कुछ तो सो भी गए थे। अटेंडेंट बाथरूम के पास वाली अपनी सीट पर बैठा हंस रहा था। ट्रेन में आसानी से नींद नहीं आती, इसलिए हम करवटें बदल रहे थे। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। कौन है? पापा ने पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। खटखट की आवाज दोबारा हुई तो पापा बोले, प्रताप, जरा देखना तो कौन है। मैंने बर्थ से नीचे उतरकर दरवाजा खोला। सामने का दृश्य देखकर मैं चीख उठा। मेरे सामने सफेद ढीला ढाला लबादा पहने कोई खड़ा था, जिसका चेहरा हड्डियों का था। आधी उंगलियों पर मांस था, आधी हड्डियों की थी। मैं हवेली का प्रेत हूं। खरखराता स्वर मेरे कानों में गूंजा। हवेली मत जाओ, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। मेरे होश गुम हो गए थे। एक साक्षात प्रेत मेरे सामने खड़ा था। गोली की आवाज के साथ ही मुझे जैसे होश आया तो वहां भीड़ लगी थी। पापा ने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था। प्रेत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अटेंडेंट पूछ रहा था, क्या हुआ? ये चीख कैसी थी? प्रेत, मैं बोला। यहां प्रेत आया था। क्या मतलब? खटखट की आवाज हुई थी। मैंने दरवाजा खोला, सामने प्रेत खड़ा था। बदन पर सफेद ढीला ढाला चोगा था। चेहरे पर सिर्फ हड्डियां थीं। आधी उंगलियों पर मांस था,
बाकी आधी उंगलियों की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। क्या सर, आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरा लड़का सच कह रहा है, पापा बोले। मैंने उसी पर फायर किया था। फायर करने के साथ ही प्रेत गायब हो गया। ठाकुर साहब, अटेंडेंट बोला, मैं बाहर ही बैठा हुआ था, मुझे तो कोई भी प्रेत नहीं दिखाई दिया। प्रेत सबको दिखाई नहीं देते। खैर, मैं देखता हूं। आप लोग अपने अपने केबिन के दरवाजे बंद कर लीजिए। उस रात हमें नींद नहीं आई, लेकिन प्रेत भी फिर हमें दिखाई नहीं दिया। मैंने पापा से पूछा, जो कुछ प्रेतों ने कहा था वो आपने सुना था? उनका कथन था कि उन्होंने भी प्रेत को देखा था। उसकी धमकी भी सुनी थी, लेकिन उनका यह भी कहना था कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। किंतु ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि हम हवेली वापस जाएं? इसका पता तो हवेली जाकर ही लगेगा। लगभग 4 बजे सवेरे, जब तारे आकाश में चमक रहे थे, हमारी ट्रेन शेडलपुर के छोटे से स्टेशन पर रुकी। ट्रेन वहां 1 मिनट से कम समय तक रुकती थी। हम फुर्ती के साथ अपना सामान उठाकर नीचे आ गए। ट्रेन चली गई। वो छोटा सा स्टेशन था, जिसमें एक छोटा सा ही बल्ब जल रहा था, जिसके पीले प्रकाश में वहां का सन्नाटा बड़ा भयानक लग रहा था। एक लाइनमैन दिखाई दिया, जो अपने कमरे में जाकर लोप हो गया। वहां कोई भी कुली नहीं था। हम अपना सामान खुद उठाकर बाहर आ गए। चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा। दूर दूर तक खेत नजर आ रहे थे। कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। प्रताप, पापा बोले, लगता है पैदल ही हवेली तक जाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा मौसम है, पैदल ही चलते हैं। मैं अभी कदम बढ़ाता, उससे पहले ही पीछे से आहट हुई और खरखराता स्वर उभरा, सवारी चाहिए बाबू। मैं और पापा एकदम से पलटे। सामने एक भयानक बूढ़ा खड़ा था, जिसकी दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए थे। आंखें अंगारों की भांति दहक रही थीं। 2 दांत होठों से बाहर निकले हुए थे। उसने सफेद लबादा पहना हुआ था, हाथ में चाबुक था। मैं उसकी भयानक सूरत देखकर सचमुच डर गया था। पापा ने पूछा, कौन हो तुम? टांगे वाला हुजूर। तुम इस समय यहां कैसे? मैं हर ट्रेन के समय यहां मिलता हूं बाबू। सवारी को गांव तक पहुंचाना ही मेरा काम है। सच बोलूं बाबू? क्या? सवारी को जब तकलीफ होती है तो अपना भी दिल दुखता है, इसलिए मैं अपने को दुख देकर भी सवारियों को तकलीफ से बचाता हूं। पापा ने पूछा, इसी गांव में रहते हो? जी हां। लेकिन तुम्हारा तांगा कहाँ है? अभी ले आता हूं ठाकुर साहब। कहने के बाद वो अंधेरे में लोप हो गया। बूढ़े के ठाकुर साहब कहने पर दोनों ही चौंके, क्योंकि पापा वर्षों से गांव नहीं आए थे। वो जवानी में गांव छोड़कर गए थे और बुढ़ापे में वापस आ रहे थे। मैं तो उस समय बच्चा था, तब भी बूढ़े ने हमें पहचान लिया। प्रताप, पापा बोले, बूढ़ा मुझे खतरनाक नजर आता है। मैं तो उसे देखकर ही डर गया था पापा। सावधान रहना। मैं समझ गया। कुछ मिनटों के बाद बूढ़ा तांगा ले आया। हमारे बैठते ही उसने चाबुक चलाया। घोड़ा दौड़ने लगा। खामोशी को तोड़ते हुए पापा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है?
दीनू, इधर कहाँ जा रहे हो? हवेली। ठाकुर शमशेर सिंह यहां आकर अपनी हवेली ही जा सकते हैं। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? वो हंसा। उसकी हंसी काफी भयानक थी। तुमने उत्तर नहीं दिया। ठाकुर शमशेर सिंह और उसके बेटे प्रताप सिंह को मैं ही क्या, सारा गांव पहचान लेगा। हम तो ये भी जानते थे आप आ जाने वाले हैं। क्या? मैं सच कह रहा हूं। सुनकर वो लोग हैरान हो उठे, क्योंकि अपने आने की खबर हम लोगों ने गांव में किसी को नहीं दी थी। ठाकुर साहब, दीनू बोला। एक सलाह दूं? क्या? हवेली मत जाइए। क्यों? हवेली में प्रेतों का वास है। प्रेतग्रस्त हवेली में जाना खतरनाक होगा। हम प्रेतों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन गांव वाले मानते हैं प्रेत होते हैं। कईयों ने प्रेत देखा भी है, जो सफेद रंग का ढीला लबादा पहने होता है, चेहरा हड्डियों का, और आधी उंगलियों पर मांस और आधी उंगलियों की हड्डियां नजर आती हैं। सुनकर हम चौंके। ऐसा ही प्रेत हमने ट्रेन में देखा था। ना जाने क्यों मुझे उस बूढ़े टांगे वाले से बहुत डर लगने लगा। पापा बोले। सब मन का वहम है। लेकिन प्रेत किसी इंसान का हवेली के आसपास भटकना भी पसंद नहीं करता। हवेली के पास अब तक 4 लाशें मिल चुकी हैं। तुम हमें डरा रहे हो? अरे नहीं ठाकुर साहब, सावधान कर रहा हूं। कहने के साथ ही दीनू ने लगाम खींचकर तांगा रोक दिया। यहां क्यों रोक दिया? मैंने पूछा। मुझे अभी मरना नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। क्या मतलब? वो देखिए, सामने हवेली दिखाई दे रही है। आप लोग यहां से पैदल चले जाइए। मैं क्या, गांव का कोई भी व्यक्ति हवेली के पास नहीं जाता। हमने कुछ रुपए उसे दिए और फिर सामान उठाकर पैदल हवेली की तरफ चल पड़े। अगला दृश्य। चारों तरफ सन्नाटे का साम्राज्य था। झींगुर की किरकिर की आवाजें भी इस समय बड़ी भयानक लग रही थीं। हवेली अंधेरे में डूबी दैत्य जैसी नजर आ रही थी। अजीब सा भय मेरे अंदर समाया हुआ था। ट्रेन में प्रेत ने कहा था कि हम हवेली ना जाएं। दीनू ने कहा कि हवेली प्रेतग्रस्त है, वहां जाना मौत को निमंत्रण देना है। लेकिन तब भी हम हवेली के पास पहुंच गए थे। पापा फौजी थे, शायद इसीलिए उन्हें डर नहीं लग रहा था। अगर डर लगता होता तो वो हवेली में कभी ना जाते। मैंने पापा पर अपना डर प्रकट नहीं किया था। डर प्रकट करके मैं कायर नहीं बनना चाहता था। ताला खोलकर हम हवेली में प्रविष्ट हो गए। वहां की लाइटिंग बिल्कुल ठीक थी, जबकि हमारा विचार था कि हमें रात अंधेरे में गुजारनी पड़ेगी। मोमबत्ती हमने पहले ही जला ली थी, लेकिन स्विच दबाते ही बत्तियां जल उठीं। ये देखकर हमें भी आश्चर्य हुआ। जब हम अपने कमरे में प्रविष्ट हुए तो हमारी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वही कमरा नहीं, बल्कि सारे कमरे साफ सुथरे थे। हर चीज तरीके से रखी हुई थी। यहां तक कि पलंग पर भी नई चादर बिछी हुई थी। प्रताप, जी। मैं तो सोच रहा था कि हवेली गंदी होगी, हमें साफ करना पड़ेगा। हवेली को साफ करने वाला कौन हो सकता है? प्रेत? मुझे प्रेतों पे विश्वास नहीं है बेटे। फिर क्या चक्कर है? इस बात का पता तो हमें लगाना ही होगा।
रात को हमने हवेली में विश्राम किया, लेकिन नींद नहीं आई। कभी बहुत से व्यक्तियों के चलने की और कभी दौड़ने की आवाज आती, कभी भयानक चीखें उभरती जैसे किसी की गर्दन को रेता जा रहा हो। हम बाहर निकलकर देखते तो कोई भी नजर नहीं आता। सवेरा हुआ तो मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि मैं बहुत भयभीत था। दिन को कोई घटना नहीं घटी। रात को हमने खाना खाया और बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। प्रताप, पापा बोले, बिना नौकर के काम नहीं चलने वाला। क्या गांव वाले यहां नौकरी करेंगे? हमें उनको यहां लाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। ठीक है, कल सवेरे मैं गांव के लोगों से मिलूंगा। तभी हम चौंके। हवेली के चारों तरफ चार दीवारी थी। चार दीवारी के अंदर बहुत बड़ा कंपाउंड था, जिसमें कुछ पेड़ थे और झाड़ियां भी उगाई थीं। उन्हीं झाड़ियों के पास हमें एक सफेद साया दिखाई दिया, जो धीरे धीरे चल रहा था। पापा ने पूछा, वो क्या है? प्रेत? मैंने कहा। तुम्हें तो अब हर चीज प्रेत दिखाई देती है। आओ देखते हैं। पापा ने रिवॉल्वर जेब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। हम खुद को छुपाते हुए सफेद छाया की तरफ बढ़ने लगे। करीब पहुंचकर हमने देखा, वो सफेद छाया हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही है। उसके पांव जमीन से लगभग 1.5 फीट ऊपर थे। पापा ने गुर्राते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई उत्तर नहीं मिला। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। इस बार भी छाया नहीं रुकी तो पापा ने उस पर फायर कर दिया। छाया हिली, लेकिन फिर आगे बढ़ती चली गई। गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। कुछ ही क्षणों के बाद एक जगह पहुंचकर वो अंधेरे में लोप हो गई। हम दोनों काफी देर तक स्तब्ध से वहीं खड़े रहे और फिर हवेली में वापस लौट आए। मैंने पापा को पहली बार परेशान होते देखा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हम सोने के लिए लेट गए। रात भर फिर चलने और भागते कदमों की आवाजें आती रहीं। रह रहकर भयानक चीखें उभरती थीं। सवेरे उठते ही मैं तुम्हें पत्र लिखने बैठ गया। पापा हवेली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और मैं बहुत परेशान हूं। तुम शोभा, सलमा और इकबाल को लेकर यहां जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मुझे पूरा विश्वास है तुम लोग इन रहस्यों से पर्दा उठा सकोगे। मैं बेसब्री से तुम लोग का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा दोस्त प्रताप सिंह। पत्र के समाप्त होते ही इकबाल बुरा बुरा मुंह बनाने लगा। शोभा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ? यह पत्र है या किसी उपन्यास का प्लॉट? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यह पट्टा कोई उपन्यासकार लगता है। उपन्यासकार इस तरह की कहानियां गढ़ा करते हैं, जैसे हमारे एस.सी. बेदी। तुम एस.सी. बेदी को जानते हो? उस पट्टे को भला कैसे नहीं जानूंगा। हम लोगों को पैदा करने वाला वही तो है। ना मुझे वो पैदा करता और ना आज भूख हड़ताल करनी पड़ती और ना ही आंतों में ऐंठन होती। शोभा और सलमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर सलमा बोली, एस.सी. बेदी को ऐसा मत बोलो। उनके हाथ में कलम रहती है। वो चाहे तो तुम्हें पूरा जोकर बना सकते हैं। मुझे जोकर बनाएंगे तो मैं उन्हीं पर झक सुनाकर बोर करूंगा। लेकिन इस समय झक मत सुनाना। मैं भूख हड़ताल पर हूं, झक कैसे सुना सकता हूं? अगला दृश्य। राजन मुस्कुराता हुआ खामोशी से भोजन कर रहा था। शोभा ने पूछा, राजी, तो तुमने क्या फैसला किया? राजन ने पानी पिया और फिर नैपकिन से हाथ पोंछने के बाद बोला, तो मैं अपना फैसला सुना दूं? उसी का तो इंतजार कर रहा हूं। इकबाल बोला,
हम चारों घूमने चलेंगे। हुर्रे! इकबाल ने नारा लगाया और शोभा को बाहों में उठाकर नाचने लगा। ये क्या कर रहे हो देवर जी? छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा तो खुशी का इजहार कैसे होगा भाभी जी? अरे पहले खाना खा लो, फिर खुशियां मनाना। जियो भाभी जान, क्या याद कराया है। खाना तो मैंने सवेरे से नहीं खाया। कहने के साथ ही इकबाल ने शोभा को राजन की गोद में बिठाया और खुद खाने बैठ गया। राजन गुर्राया, ये क्या बदतमीजी है। मैं जब तक खाना खाता हूं तुम शोभा को शब्बो जी कहने की प्रैक्टिस करो। शोभा लजाती हुई दूसरी कुर्सी पर आकर बैठ गई। इकबाल खाने पर टूट पड़ा। शोभा बोली, देवर जी, सलमा को भी तो खाने के लिए पूछ लो, वो भी तो सवेरे से भूखी है। गलत। क्या मतलब? ये सवेरे से कई बार रसोई में आकर खा चुकी है। क्या कहा तुमने? सलमा गुर्राई। झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। शर्म आ रही है इसीलिए तो कानों को हाथ लगाते हुए कह रहा हूं, खाना खा लो। इकबाल ने बाकायदा कान पकड़ते हुए कहा। शोभा हंसती हुई बोली, तुम सिर्फ सलमा के ही काबू में आते हो। मार खाने से बचने के लिए काबू में आना जरूरी है। सल्लो जी, अब भूख हड़ताल तोड़ो और खाना खाओ। सलमा मुस्कुराकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद इकबाल एक शानदार डकार लेता हुआ बोला, राजन अब बताओ कहां चलना है। शेडलपुर, बहुत अच्छा पहाड़ी इलाका है। सत्यानाश, मेरा तो खाना बाहर आ रहा है। क्यों? ये क्यों नहीं कहते कि प्रताप के पत्र के कारण तुम वहां जा रहे हो? अरे इस तरह एक पद दो काज हो जाएंगे। वैसे भी तुमने किसी खास जगह पर जाने के लिए भूख हड़ताल नहीं की थी। राजी ठीक कह रहा है। शोभा बोली, तुमने साथ चलने के लिए कहा था, अब वो साथ चल तो रहा है। देखो मेरी प्यारी भाभी कह रही है इसीलिए चलना पड़ेगा। हम शेडलपुर चलेंगे प्रेतों से लड़ने के लिए। अगला दृश्य। उस छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो वो चारों अपना अपना सामान लेकर नीचे आ गए। स्टेशन पर मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। दूर से एक लाइनमैन आता दिखाई दे रहा था। यहां कूली नहीं मिलेगा, राजन बोला। अपना सामान उठाकर खुद ही जाना पड़ेगा। शुक्र है कि तुमने ये नहीं कहा कि सलमा और शोभा को भी उठाकर बाहर ले जाना पड़ेगा, इकबाल झट से बोला। शोभा बोली, देवर जी, तो तुम हमारी गिनती भी सामान में कर रहे हो? लड़कियां नाजुक होती हैं भाभी जी, इसीलिए कह रहा था, जैसे मेरी सल्लो जी। मूर्ख हो तुम। सलमा बोली, साबित करो। लड़कियां तो जवान होते ही वजन उठाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, वो कैसे? जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें गोद में नहीं उठाया था? वो भी तो हमारी बिरादरी की थी। सुनकर शोभा और राजन हंस पड़े। इकबाल पलके झपकाता हुआ सलमा को देख रहा था, फिर बोला, इसका मतलब है एक दिन तुम मुझे उठाओगी? तुम्हें क्यों, अपने बच्चे को उठाऊंगी। शोभा बोली, अब जवाब दो। जवाब तो गुल हो गया है, सिर्फ झक रह गई है। और अगर इस समय तुमने झक सुनाई तो मेरा घूसा तुम्हारी पीठ की सवारी करने लगेगा, राजन बोला। तब मैं थोड़ा सा सरक जाता हूं, जरा सा इधर हट जाता हूं,
भाभी की आड़ में रहकर देखो शानदार झक सुनाता हूं। भाभी पर घूसा चला नहीं सकते हो, सिर्फ भाभी को अपना बना सकते हो। घूसा चलाया तो मेरी भाभी तुमसे रूठ जाएगी, बिना तुम्हें खाना खिलाए मैकी चली जाएगी। इसलिए अपना घूसा तुम जेब में संभाल कर रखना, भाभी की बनाई पालक को बार बार चखना। इकबाल ने शोभा की आड़ में होकर झक सुनाई थी। शोभा और सलमा हंस पड़ी। राजन ने घूसा नहीं चलाया, सिर्फ मुस्कुरा दिया। बाहर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। चांद की रोशनी में दूर दूर तक खेत नजर आ रहे थे। सलमा बोली, यहां तो कोई सवारी नहीं, लगता है हवेली तक पैदल जाना पड़ेगा। शोभा बोली, तांगे वाला बूढ़ा भी तो नजर नहीं आ रहा, जिसका जिक्र प्रताप ने पत्र में किया था। इकबाल चारों तरफ देखता हुआ बोला, हो सकता है कहीं सो रहा हो। सलमा बोली। तभी शोभा ने एक तरफ इशारा करते हुए सरसराते स्वर में कहा, राजी, उधर देखो, कोई जा रहा है। सबकी नजर उस तरफ उठ गई। एक सफेद साया हवा में उड़ा जा रहा था। उसके पांव जमीन से लगभग 1.5 फुट ऊपर थे। इकबाल बोला, लो कर लो बात, आते ही प्रेत के दर्शन हो गए। तुम कैसे कह सकते हो कि वो प्रेत है? इस तरह से प्रेत ही उड़ सकते हैं, आदमी नहीं। राजन कुछ नहीं बोला। वैसे सुना है नई जगह पर उतरते ही प्रेत के दर्शन हो जाए तो समय अच्छा गुजरता है, क्यों सल्लो जी? हाँ, अच्छा होता है। अब तो उठते बैठते सोते जागते प्रेत के ही दर्शन होंगे। क्या इस समय भी तुम कोई दूसरा प्रेत देख रही हो? हाँ। अच्छा, जरा हमें भी दर्शन कराओ। अपनी शक्ल आईने में देख लेना, दिखाई दे जाएगा। तुम्हारी आंखों को ही आईना बना लूं? इकबाल उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, मेरे पास मत आना, थप्पड़ मार दूंगी। किस्मत ही खराब है अपनी। अगर राजन शोभा की आंखों में देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ता तो शोभा अपने राजी को गले से लगा लेती। अपनी तो किस्मत में तुम्हारे थप्पड़ ही लिखे हैं, और वो भी ऐसे जो सिर्फ तुम्हारे होठों तक रह जाते हैं, गाल तक कभी पहुंचे ही नहीं। क्यों शोभा भाभी? कुछ तो सोच कर बोला करो। शोभा लजाती हुई बोली, काश मेरी सल्लो भी इसी तरह लजाती तो मैं सिर के बल खड़ा हो जाता। हवेली चल कर लजाऊंगी, बल्कि खूब लजाऊंगी। फिर देखती हूं कि तुम कैसे सिर के बल नहीं खड़े होते। तभी राजन सरसराते स्वर में बोला, चुप रहो, मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। शायद फिर कोई प्रेत आ रहा है। यह सोचकर सबके बदन में सनसनी दौड़ गई। अगला दृश्य। बाबू मैं आ गया हूं, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे से खरखराता स्वर उन्हें सुनाई दिया। चारों एकदम से पलटे। सामने रहस्यमयी बूढ़ा तांगे वाला खड़ा था। नमस्कार बाबू। नमस्कार, राजन बोला। तुम तांगे वाले हो? जी हाँ, दीनू नाम है मेरा। यात्रियों को गांव तक पहुंचाने का काम करता हूं। आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, मुझे इसका दुख है। इंतजार में बहुत मजा है दीनू, इकबाल बोला। तुम्हारा इंतजार करने का तो मैं मजा ही आ गया। दीनू ने हंसते हुए पूछा। वो कैसे बाबू? प्रेत के दर्शन हो गए। जब से पैदा हुआ हूं प्रेतों के दर्शन के लिए ही तड़प रहा था। प्रेतनी के दर्शन तो रोज करता हूं। क्या आपने प्रेतनी पाल रखी है? हाँ, हर समय मेरे साथ ही रहती है। ये देखो। इकबाल ने सलमा की तरफ इशारा किया।
दीनू हंस पड़ा। सलमा ने खोंखार निगाहों से इकबाल की तरफ देखा, फिर दांत पीसती हुई बोली, हवेली चलो, तुम्हारी खबर लूंगी। आप लोग हवेली जाएंगे? बूढ़े ने पूछा। हाँ, राजन ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तांगा लाता हूं। कहने के बाद दीनू चला गया। राजी, शोभा बोली, मुझे तो ये बूढ़ा भी प्रेत के समान नजर आता है। उससे कोई बात ना करे। और इकबाल, तुम कोई बकवास नहीं करोगे। जो आज्ञा बंदा परवर। दीनू तांगा ले आया। सामान रखने के बाद चारों उस पर बैठ गए। बूढ़े के चाबुक चलाते ही घोड़ा दौड़ने लगा। फिर दीनू बोला, बाबूजी, मेरी एक सलाह मानोगे? क्या? राजन ने पूछा। आप हवेली मत जाइए, हवेली में प्रेतों का वास है। हमें प्रेतों से दोस्ती करनी आती है, तुम चिंता मत करो। हम उस प्रेत से भी दोस्ती कर लेंगे। मैंने तो एक सलाह दी थी, मानना ना मानना आप पर निर्भर करता है। थोड़ी देर के बाद उसने तांगा रोक दिया और बोला, मुझे प्रेतों से बहुत डर लगता है। मैं हवेली तक नहीं जाऊंगा, आप लोग यहीं उतर जाइए। किसी ने विरोध नहीं किया। राजन ने उसे 10 रुपए दिए। फिर वो लोग अपना अपना सामान उठाकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली अंधेरे में डूबी किसी दैत्य जैसी नजर आ रही थी। वहां चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। अगला दृश्य। प्रताप और उसके पापा ने चारों का स्वागत किया। प्रताप ने उन्हें चाय बनाकर पिलाई। चाय पीने के बाद ठाकुर बोले, अभी कुछ रात बाकी है, सो जाओ, सवेरे बातें होंगी। कहने के बाद वो अपने कमरे में चले गए। प्रताप प्यारे, इकबाल बोला, हम तो सो जाएंगे, लेकिन अगर प्रेत सपनों में आए तो क्या होगा? प्रेत सपनों में नहीं आते। तब ठीक है। उन्हें एक कमरा दे दिया गया था जिसमें 4 पलंग बिछे थे। वो उन्हीं पलंगों पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगे। रात भर उन्हें हवेली में चलने, दौड़ने और चीखों की आवाजें सुनाई देती रहीं। सवेरे नाश्ते के समय इकबाल बोला, प्रताप प्यारे, रात को बहुत प्यारी नींद आई। अगर इसी तरह प्यारी नींद आती रही तो हम सबको बहुत जल्द खौलिया मौलिया हो जाएगा। ये क्या होता है? अर्थ ही तो नहीं मालूम। खैर, तुम चिंता मत करो, रात को प्रेत से पूछकर बताऊंगा। लगता है रात भर तुम लोग भी हवेली के प्रेतों से परेशान रहे हो। प्रताप मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे रात भर प्रेतों में युद्ध होता रहा हो। भागो, दौड़ो, मारो, काटो, हाय मर गया। और जब कोई प्रेत मारता था तो उसकी दर्दनाक चीख गूंजती थी। क्यों सल्लो जी? हाँ, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया हमारी हवेली प्रेतग्रस्त है। राजन, तुम्हारा क्या विचार है? मैं प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। शोभा भाभी तो करती हैं। नहीं, मुझे भी प्रेतों पर विश्वास नहीं है। तो फिर हवेली में यह सब हंगामा कैसा है? इस हवेली में शायद बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिनका भेद हमें खोलना होगा, राजन ने गंभीर स्वर में कहा। जब वो लोग नाश्ता कर चुके तो ठाकुर साहब भी वहां आ गए। इधर उधर की बातें करने के बाद वो बोले, प्रताप तो पागल है, बेकार तुम लोगों को तकलीफ दी। तकलीफ कैसी अंकल? राजन बोला, तुम लोग शहर के रहने वाले,
गांव में तुम लोग का मन कैसे लगेगा? हमारा भारत तो गांव में ही बसता है अंकल। गांव की जिंदगी में जो सुकून है वो शहर की जिंदगी में कहाँ। लेकिन हमारा यहां आने का सबसे बड़ा कारण शिकार है, इकबाल बोला। इस इलाके में शिकार के लायक कोई जानवर मिलता ही नहीं। कोई बात नहीं अंकल, हम प्रेतों का शिकार करेंगे। क्या तुम लोग भी प्रेतों पर विश्वास करते हो? नहीं, राजन बोला। थोड़ा थोड़ा हर चीज पर विश्वास करना चाहिए, वरना हाजमा खराब हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी नानी की कहानी सुनाता हूं, जिसके पीछे एक भयानक प्रेतनी पड़ गई थी, इकबाल ने कहा और फिर कहानी शुरू की। नानी तांगे पर बैठकर अपने बेटे के साथ घर जा रही थीं। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। उस समय शाम ढल रही थी। कब्रिस्तान के आसपास का वातावरण बड़ा भयानक नजर आ रहा था। चारों तरफ पेड़ होने के कारण हल्का अंधेरा भी छा गया था। घोड़ों की टापों की टप टप सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थी। नानी को कब्रिस्तान में एक जगह रोशनी नजर आई। तांगे वाले ने बताया कि एक पेड़ के नीचे आग जल रही है। तभी नानी ने देखा कि पेड़ से एक भयानक प्रेतनी नीचे कूदी, जिसका रंग काला था, दांत होठों से बाहर निकले हुए थे। वो अपनी दोनों टांगे आग पर रखकर बैठ गई। नानी झट से बोली, उसकी टांगे तो जल जाएंगी। लेकिन तांगे वाले ने बताया, प्रेत या प्रेतनी की टांगे नहीं जलती, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें मांस के सड़ने की बदबू आने लगी। नानी उस समय कांप उठी जब उन्होंने देखा कि प्रेतनी आग में भुनी अपनी ही टांग खा रही है। यह भयानक दृश्य देखकर नानी भय से कांप उठी और बोली कि तांगे वाले तांगा तेज चलाओ। उसी समय प्रेतनी अपनी जगह से गायब हो गई। एकाएक घोड़े तेज स्वर में हिनहिनाए और सरपट भागने लगे। नानी ने पूछा कि घोड़ों को क्या हुआ? प्रेतनी हमारे पीछे लग गई है। क्या आपको सरसर की आवाज नहीं सुनाई दे रही? तांगे वाले ने कहा। आवाज तो सुनाई दे रही है। ये प्रेतनी की उड़ने की आवाज है। आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, वरना वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तांगे वाले ने नानी को बताया। प्रेतनी के कारण घोड़े पागलों की तरह दौड़ रहे थे। नानी ने जब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो प्रेतनी भाग गई और घोड़े पहले की तरह सामान्य हो गए। उसके चुप होते ही ठाकुर साहब ने पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि नानी का कहना था प्रेत होते हैं। और तुम्हारा क्या कहना है? मैं प्रेत क्या प्रेतों के बच्चों को भी नहीं मानता। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि तुम लोग प्रेतों का भेद कैसे खोलते हो। ठाकुर साहब ने कहा और उठकर चले गए। प्रताप, राजन बोला, मैं एक बार इस हवेली का निरीक्षण करना चाहता हूं। क्यों? प्रेतों का भेद जानने के लिए हवेली का भेद जानना जरूरी है। फिर प्रताप ने उन्हें सारी हवेली दिखाई। चारों ने एक एक जगह गौर से देखी। फिर प्रताप ने पूछा, कोई खास बात नजर आई? नहीं। यार मैं तो बोर हो गया हूं, इकबाल बोला। अब थोड़ा मनोरंजन भी हो जाना चाहिए। तो चलो बाहर घूमने चलते हैं। इस गांव में समुद्र का छोटा सा किनारा लगता है, उसके दूसरी तरफ पहाड़ी की श्रृंखला है। ठीक है, वहीं चलते हैं। फिर वो लोग तैयार होकर घूमने के लिए चल पड़े। अगला दृश्य। गांव में कई जगह वो लोग घूमे। इकबाल उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाता रहा। शाम को वो लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा ही गांव को छूता था। उसके बाद पहाड़ियों की श्रृंखला थी। सूरज डूबने का दृश्य वहां से बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा था। तभी शोभा चौंकती हुई बोली, राजी, वो देखो, समुद्र के बीच में एक स्टीमर खड़ा दिखाई दे रहा है और दो नावें स्टीमर की तरफ बढ़ रही हैं। सलमा बोली। इकबाल और प्रताप ने भी देखा। फिर इकबाल बोला,
नावों में कुछ पेटियां लदी हैं। क्या हो सकता है? प्रताप, राजन ने पूछा, इस तरफ कोई फैक्ट्री है? नहीं, लेकिन एक छोटी सी इमारत जरूर है। मोड़ मुड़ते ही दिखाई देगी। आज से पहले तुमने स्टीमर या नावें देखी हैं? मैं तो यहां रहता ही नहीं था। गांव वालों ने शायद देखी हो। आओ पास जाकर देखते हैं। वो लोग फिर आगे बढ़ने लगे। मोड़ मुड़ते ही उन्हें एक छोटी सी इमारत दिखाई दी जो समुद्र के किनारे से लगभग 400 फुट की दूरी पर बनी हुई थी। किनारे पर एक और नाव खड़ी थी जिस पर 2 व्यक्ति पेटियां लाद रहे थे। राजन बोला, प्रताप, अवश्य कुछ गड़बड़ है। तीसरी नाव भी जब स्टीमर की तरफ बढ़ने लगी तो दोनों व्यक्ति इमारत में घुसकर लोप हो गए। नाव से पेटियां उतारकर स्टीमर में लादी जा रही थीं। पेटियां लादने के बाद स्टीमर वहां से रवाना हो गया। नाव वापस आने के बाद दाईं तरफ मुड़ गई। थोड़ी देर के बाद नाव और स्टीमर उनकी नजरों से ओझल हो गए। शोभा ने पूछा, राजी, अब क्या करना है? उस इमारत में अवश्य कोई भेद छुपा है। उसका रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। पांचों सावधानी से इमारत की तरफ बढ़ने लगे। इमारत के चारों तरफ इस समय सन्नाटा छाया हुआ था। इकबाल, राजन बोला, तुम और प्रताप बाहर रुको, हम तीनों अंदर जाते हैं। अगर हम 2 मिनट तक बाहर ना आए तो तुम लोगों का जो जी आए करना। फिर उन दोनों को बाहर छोड़कर सलमा, शोभा और राजन अंदर प्रविष्ट हो गए। एक छोटे से कमरे को पार करके वो लोग एक हॉल जैसे कमरे में पहुंचे। कमरे में कुछ भी नहीं था। एक व्यक्ति अवश्य कुर्सी पर बैठा था। राजी, शोभा बोली, 2 व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुए थे। एक व्यक्ति मौजूद है, दूसरा कहां गया? अवश्य यहां कोई गड़बड़ होती है। वो व्यक्ति पहले तो उन्हें देखकर चौंका और फिर तेज स्वर में पूछा, कौन हो तुम लोग? यहां क्यों आए हो? प्यास लगी थी, पानी पीने आए। सलमा बोली, यहां पानी नहीं मिलता, चले जाओ यहां से। वो गुर्राया। शायद दूसरा आदमी पानी लेने गया है। राजन बोला, कौन दूसरा आदमी? हमने 2 व्यक्तियों को अंदर प्रविष्ट होते देखा था। तुम तो मौजूद हो, लेकिन दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। उसने फुर्ती के साथ जेब से रिवॉल्वर निकाला और गुर्राया, तुम तीनों अपने हाथ ऊपर उठा लो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हाथ ऊपर उठा लिए। क्या हमें गोली मारोगे? शोभा ने पूछा। बाद में, पहले ये बताओ कि तुम लोग वही हो ना जो ठाकुर की हवेली में शहर से आए हो? ठीक पहचाना। लेकिन तुम लोग तो 4 थे। प्रताप भी तुम्हारे साथ था। फिर वो दोनों कहां गए? वो हमारे साथ नहीं है। सलमा बोली, लेकिन हमें खबर मिली थी कि तुम पांचों घूमने निकले हो। वो दोनों वापस चले गए। शोभा उसके पीछे देखती हुई झटके से बोली, लो, दूसरा आदमी भी आ गया। उस व्यक्ति ने पीछे पलटकर देखा। इतना समय काफी था। शोभा ने लात चला दी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरा। राजन ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी कनपटी पर भरपूर घूसा जड़ दिया। वो बिना चीख निकाले वहीं ढेर हो गया। सलमा ने रिवॉल्वर उठाकर जेब में रख लिया। राजन बोला, यहां अवश्य कोई गुप्त मार्ग है, यानी तहखाना है, जहां जाकर दूसरा आदमी गायब हो गया है। तो वो रास्ता हमें तलाश करना चाहिए। शोभा बोली,
फिर वो लोग कमरे का निरीक्षण करने लगे। तभी हल्की कर कर की आवाज हुई और कोने पर रखी मेज एक तरफ हटने लगी। तीनों आश्चर्य से उस तरफ देखने लगे। एक रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ। पहले एक हड्डियों का चेहरा उभरा। प्रेत। सलमा बुदबुदाई। फिर एक पूरा प्रेत बाहर निकल आया। उन तीनों पर नजर पड़ते ही वो चौंका। राजन ने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ तान दिया। वो खरखराते स्वर में बोला, प्रेतों पर गोली का कोई असर नहीं होता, चाहो तो आजमा कर देख लो। खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना सचमुच गोली मार दूंगा। उसने एक भयानक अट्टहास लगाया और फिर राजन की तरफ बढ़ने लगा। राजन ने उस पर फायर कर दिया। साइलेंसर फिट होने के कारण गोली की आवाज नहीं हुई, लेकिन गोलियां उसकी छाती से टकराकर बेकार हो गईं। उसने एक ठोकर मारी। राजन के हाथ से रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरा। फिर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला और गुर्राते हुए बोला, अब अगर तुम तीनों में से किसी ने गलत हरकत की तो उसे गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर उठाओ और गुप्त रास्ते से नीचे उतरो। राजी, शोभा बुदबुदाई। अब क्या करें? जैसा ये कहता है वैसा ही करो। उन्होंने कदम आगे बढ़ाई थे कि तभी दरवाजे की तरफ से एक पत्थर आया और प्रेत के हाथ में लगा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया। इकबाल ने दरवाजे से ही उस पर छलांग लगा दी और उसे लिए हुए फर्श पर लुढ़क गया। फिर जैसे ही वो उठा, सलमा और शोभा भी उस पर टूट पड़ी। तीनों के इतने भरपूर हाथ उस पर पड़े कि वो गिरा और फिर उठ नहीं सका। अब ये 2 घंटे से पहले उठने नहीं वाला, इकबाल बोला। सलमा बोली, इक्को, तुम बहुत समय पर आए, वरना यह हरामजादा प्रेत हमें तहखाने में ले जाता और तुम लोग हमें ढूंढते ही रह जाते। अपनी सल्लों को तो मैं पाताल लोक से भी ढूंढ निकालता। शोभा और राजन एक साथ हैं, इसलिए इनकी मुझे चिंता नहीं। इक्को, बकवास नहीं, अभी भी हम खतरे में हैं। तो क्या भांगड़ा नाचूं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। शोभा ने पूछा, राजी, अब क्या करना है? पुलिस को खबर करनी होगी। ठीक है, प्रताप बोला। तुम लोग यहीं रुको, मैं खबर करके आता हूं। यहां कोई नहीं रुकेगा, राजन बोला। हम सब पुलिस स्टेशन चलेंगे। यहां कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि किसी की जान जोखिम में डाली जाए। तो इन दोनों का क्या करें? शोभा ने पूछा। ये 2 घंटों तक होश में नहीं आएंगे, तब तक हम पुलिस फोर्स को लेकर यहां आ जाएंगे। किसी ने विरोध नहीं किया। सब पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। प्रताप उनका मार्गदर्शन कर रहा था। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर ने बारी बारी से उन्हें देखा और फिर वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो तुम दोनों राजन इकबाल और ये दोनों लड़कियां सलमा और शोभा हैं। आप 100% गलत नहीं हैं, इकबाल बोला। बैठो। उसने बारी बारी चारों से हाथ मिलाया और फिर बोला, सचमुच तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। तुम लोग शायद प्रताप के दोस्त हो। ये भी 100% गलत नहीं है। बैठने के बाद इंस्पेक्टर बोला, शायद हवेली के प्रेतों का रहस्य तुम लोग को यहां खींच लाया है। अरे वाह, यह भी गलत नहीं है। इकबाल ने राजन को घूरा तो वो सटपटाकर चुप हो गया। प्रेतों के कारण ही हम यहां पर आए हैं।
राजन बोला। क्या आप भी प्रेतों पर विश्वास करते हैं इंस्पेक्टर? नहीं। तो उन हत्याओं के बारे में बताइए जो हवेली के पास हुई हैं। अब तक 4 हत्याएं हो चुकी हैं। चारों व्यक्ति जानवर चराने वाले थे। चारों की हत्या भी एक ही ढंग से हुई है। कैसे? हार्ट फेल। डॉक्टरों का कहना है कि अधिक भय के कारण उनकी हृदय गति रुक गई थी, जबकि गांव वाले कहते हैं कि उन्हें हवेली के प्रेतों ने मारा है। हत्यारों का कुछ पता चला? नहीं। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद शोभा ने पूछा, दीनू तांगे वाले को आप जानते होंगे? कौन तांगे वाला? वही जो यात्रियों को स्टेशन से लाता है। बूढ़ा भयंकर शक्ल वाला व्यक्ति है, चेहरे पर दाढ़ी भी है। पहली बात तो यह कि इस गांव में कोई भी तांगे वाला नहीं है जो यात्रियों को स्टेशन से लाता हो। दूसरी बात, दाढ़ी वाला कोई बूढ़ा यहां तांगा नहीं चलाता। तो फिर वो कौन था? हवेली का प्रेत होगा, प्रताप बोला। सलमा ने पूछा, तुम अभी भी प्रेतों पर विश्वास करते हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तो तुम खामोश रहकर तमाशा देखो, अपनी कोई भी बात इधर उधर मत फेंको। प्रेत ने लपक ली तो तुमसे चिपट जाएगा। तुम्हें ना सही तुम्हारी हवेली को खा जाएगा। हवेली नहीं रहेगी तो तुम्हारा पलायन करना पड़ेगा। शहर में जाकर फिर से सड़ना पड़ेगा। इकबाल ने झक सुनाई तो सलमा धीरे से बोली, इक्को, क्या तुम्हें बकवास के सिवा कुछ आता नहीं है? टाइम देखकर बकवास किया करो। आज घड़ी बांधना भूल गया हूं, वरना अवश्य टाइम देखकर बकवास करता। सलमा बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, राजन ने पूछा, आपका इन घटनाओं के बारे में क्या विचार है? मुझे तो इसके पीछे किसी भयंकर षड्यंत्र की बदबू आ रही है। तो आपने कभी इस षड्यंत्र के बारे में पता लगाने की कोशिश की? प्रेतों पर तो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन हवेली के आसपास जो 4 कत्ल हुए हैं, हम उनकी तफ्तीश अवश्य कर रहे हैं। समुद्र के किनारे जो छोटा सा मकान बना है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वहां 2 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन वहां में कोई गड़बड़ वाली बात नजर नहीं आई। क्या आपने कभी मकान के पास समुद्र में स्टीमर देखा है? नहीं, लेकिन नावें अवश्य दिखाई देती हैं। नावें समुद्र में क्या करती हैं? उन्हें मछलियां पकड़ने के काम में लाया जाता है। आपने वहां कभी हड्डियों वाला चेहरा या प्रेत देखा है? नहीं, हमने देखा है। क्या मतलब? राजन ने सारी कहानी इंस्पेक्टर को बता दी। सुनने के बाद इंस्पेक्टर बोला, तो तुम लोग उन दोनों को वहीं छोड़ आए हो? इसके सिवा हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं था। उस खतरनाक जगह पर अपने 1-2 साथियों को छोड़कर उनकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। तब तो हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए, कहीं होश में आकर वो लोग भाग ना जाएं। चलिए। अभी वो लोग उठ ही रहे थे कि एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। फिर लगातार 2 और धमाके हुए। शोभा ने पूछा, इंस्पेक्टर, ये धमाके कैसे हैं? इस गांव में धमाके मैं पहली बार सुन रहा हूं। अवश्य ये बमों के धमाके हैं। कहीं कोई भारी गड़बड़ हुई है। जल्दी चलिए, राजन बोला। अगला दृश्य। शाम ढल चुकी थी।
हल्का हल्का सा अंधकार चारों तरफ फैल चुका था। गांव वाले एक तरफ भागे जा रहे थे। उनका रुख उस तरफ था जिधर धमाके हुए थे। इंस्पेक्टर के साथ जब जासूस मंडली इमारत के पास पहुंची तो वहां सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। गांव वालों की भीड़ वहीं एकत्रित थी। राजन बोला, तो बम के धमाके यहां हुए थे? लग तो ऐसा ही रहा है, इंस्पेक्टर बोला। गांव वालों से जब पूछा गया तो उनमें से एक ने बताया, हम तो घर को जा रहे थे, एकाएक धमाके होने लगे। मैंने देखा इमारत टूटकर हवा में उड़ गई है। साहब, अवश्य वो प्रेतों का क्रोध है। कुछ और लोगों ने भी ऐसा ही बयान दिया। मुखिया रामदीन भी वहां मौजूद था। जब राजन ने उससे पूछा तो उसने बताया, धमाकों की आवाज सुनकर मैं इधर दौड़ आया। यहां आकर देखा तो इमारत मलबे का ढेर बनी हुई थी। आपके ख्याल में धमाके कैसे हुए होंगे? प्रेत जो कुछ ना करे वो कम है। ये भी प्रेतों की ही शरारत है। आपका मतलब है इससे पहले भी प्रेत शरारत कर चुके हैं? हाँ, क्या शरारत की है? हवेली के आसपास जो 4 व्यक्तियों की लाशें मिली हैं वो प्रेतों की शरारत ही तो है। यानी इस गांव में प्रेत अपनी लीला दिखा रहे हैं? हाँ, आपने प्रेत देखे हैं? एक नहीं, 2 देखे साहब। एक तो सफेद साया है जो हवा में उड़ता है। दूसरे प्रेत का चेहरा हड्डियों का है। मुखिया रामदीन ने बताया। आप जैसे लोग अगर प्रेतों पर विश्वास करने लगेंगे तो इन गांव वालों का क्या हाल होगा? राजन बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला, प्रेत को प्रेत ही तो बोलेंगे, इंसान नहीं साहब। वहां उन्हें कोई सूत्र नहीं मिला। जो सूत्र मिला उसे नष्ट कर दिया गया था। अगला दृश्य। राजी, शोभा ने पूछा, क्या सोच रहे हो? भाभी जान, इकबाल झट से बोला, तुम्हारा राजी क्या सोच रहा है मैं बता सकता हूं। क्या? यही कि अगर तुम्हें सबके सामने शब्बो जी कहेगा तो उसे शर्म आएगी, इसलिए इसका विचार है कि तुम्हें समुद्र के किनारे ले जाया जाए। वहां तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे, शब्बो जी कैसी हो? तुम क्या कहोगी जानती हो? क्या? राजी जी, मैं तुम्हारी दीवानी हूं, सच तुम्हारी ही परवानी हूं। तुम साथ होते हो तो बहुत अच्छा लगता है। दुनिया जाए भाड़ में, तुम्हारा चेहरा प्यारा लगता है। एक बार फिर शब्बो जी कह दो, मैं चाहती हूं, इसीलिए तुम्हारे साथ रोज गोलगप्पे खाती हूं। धत! शोभा लजा गई। प्रताप और सलमा खिलखिलाकर हंस पड़े। शोभा कनखियों से अपने राजी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद इस समय उसे अपने राजी पर बहुत प्यार आ रहा था। राजन खामोश था। इकबाल बोला, अरे अब तो अपनी शब्बों को बता दो कि क्या सोच रहे हो। तुम्हें बकवास करने के सिवा कुछ आता है? आता है, सल्लो जी कहती हैं बहुत भाता है। अब देखो मेरी सल्लो जी कैसे शर्माएंगी। कुछ भी दे दो तुरंत खाएंगी। इक्को, सलमा गुर्राई। अपनी भाभी की जितनी चाय खिंचाई कर लो, अगर मेरी खिंचाई करने की कोशिश भी की ना तो थप्पड़ मार दूंगी। सलमा, राजन मुस्कुराता हुआ बोला, अब अगर ये बकवास करे तो मेरी तरफ से भी एक थप्पड़ मार देना। भाभी जान, इकबाल रुआसे स्वर में बोला, ये तो अन्याय हो रहा है। देवर जी चिंता मत करो, मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। सलमा तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगी, बल्कि प्यार से तुम्हारा गाल सहलाएगी। क्यों सल्लो जी? सलमा ने सचमुच जब उसके गाल सहलाए तो वो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गया। सब हंस पड़े। अगला दृश्य।
हवेली में प्रविष्ट होते हुए राजन बोला, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? शोभा ने पूछा। हमें उनको वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तो फिर क्या करते? उन्हें बेहोशी की हालत में ही उठाकर साथ ले चलते और थाने में उनसे सब कुछ उगलवा लेते। इसका मतलब है होश में आने के बाद उन्होंने वहां गड़बड़ की है। हाँ, राजन ने बताया। अपराधी ने जब देखा कि उनके मकान का भेद खुल गया है तो उन्होंने उसे बमों से उड़ा दिया। सलमा बोली। यानी हाथाया अपराधी निकल गया। हाँ, अपराधी इसी गांव में मौजूद है, भागकर जाएगा कहां? इकबाल बोला। लेकिन वो है कौन? सलमा ने पूछा। जो भी है जल्दी ही सामने आ जाएगा, राजन बोला। अब जल्दी से खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। सलमा और शोभा ने खाना बनाया, फिर सबने मिलकर खाना खाया। ठाकुर हरमेश सिंह भी उनके साथ शामिल हुए। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब ने पूछा, हवेली के प्रेतों के बारे में कुछ पता लगा? नहीं, लेकिन जल्दी ही पता लग जाएगा, आप चिंता ना करें। मेरे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब मिलकर प्रेतों का भेद अवश्य खोल दोगे। रात को सब अपने कमरों में आ गए। उस समय रात के 11 बज रहे थे जब हवेली में चलने और दौड़ने की आवाजें आने लगीं। फिर कुछ भयानक चीखें उभरीं। राजन बोला, आओ देखते हैं। सब पूरी तैयारी के साथ कमरे से बाहर निकले। एक एक कमरे का वो लोग ध्यान से निरीक्षण करने लगे। अंत में वो लोग जैसे ही बाहर निकले, ऊपर से कोई चीज गिरी। गीले छींटे सबके ऊपर गिरे। ध्यान से देखने पर सबकी आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं, क्योंकि वो खून के छींटे थे। राजन तेज स्वर में बोला, ऊपर से गिरने वाली भारी वस्तु की तलाश करो, वो अवश्य किसी की लाश होगी। सभी की टार्चें जल उठी। कुछ दूरी पर उन्हें एक बकरे की लाश मिली, जिसकी गर्दन काट ली गई थी। बकरे की लाश फेंकने का क्या कारण हो सकता है? सलमा ने पूछा। यह अवश्य प्रेत लीला है। प्रताप बोला, है तो ये लीला, लेकिन प्रेत नहीं, इंसानी लीला कहो। इकबाल बोला। राजन के कहने पर सब उसी समय छत पर पहुंचे, लेकिन छत पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। सब वापस हवेली में आ गए। उनकी नींद उड़ गई थी। घटनाएं तेजी से घट रही थीं। राजन को विश्वास था कि अभी और कुछ घटनाएं घटेंगी। प्रताप साथ वाले कमरे में चला गया। जब वो वापस लौटा तो बहुत घबराया हुआ था। क्या हुआ? राजन ने पूछा। पापा कमरे में नहीं है। टॉयलेट गए होंगे। वहां भी नहीं है, मैंने देख लिया। तो तुम घबरा क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा राजन, कहीं पापा जी। चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है आज की रात सबसे भयंकर साबित होगी। मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, इकबाल बोला। क्या? राजन ने पूछा। मेरा दिल कह रहा है। कुछ बको भी। मेरा दिल बकता नहीं है, क्यों सल्लो जी? अपने थोबड़े की तरह बात को और लटकाओगे तो थप्पड़ मार दूंगी।
अरे बाप रे, तुम्हारे थप्पड़ की बात सुनकर तो मेरे अंदर की बड़ी से बड़ी बात बाहर निकल आती है। मैं कह रहा था कि आज अपराधियों का अंतिम दिन है, यानी आज उनका क्रियाक्रम होने वाला है। राजन ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर बोला, आओ उन्हें तलाश करते हैं। एक बार फिर उन्होंने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन ठाकुर हरमेश सिंह नहीं मिले। शोभा बोली, आखिर अंकल गए कहां? राजन ने अपना फैसला सुनाया। उनका अपहरण किया गया है। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? पलंग पर बिछा बिस्तर आधा नीचे गिरा हुआ है। उनकी चप्पल भी वहां मौजूद थी। यानी हवेली के प्रेत पापा का अपहरण करके ले गए? प्रताप सहमे स्वर में बोला, तुम अभी भी प्रेतों पर विश्वास कर रहे हो? अगर ये अपराधियों का काम है तो उन्हें ऐसा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? आज सारे भेद खुल जाएंगे। कैसे भेद? शायद तुम स्टीमर और नाव को भूल गए हो, जिन पर पेटियां लदी हुई थीं। उनका हवेली से क्या संबंध? तुम्हें याद होगा जब तुम अपने पापा के साथ हवेली में रहने आए थे तो हवेली साफ सुथरी थी। हाँ, याद है। इसका मतलब है कि कोई अज्ञात व्यक्ति हवेली का प्रयोग कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई हवेली में आए, इसीलिए प्रेतों का नाटक रचकर सबको डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हवेली में वो लोग क्या कर रहे हैं? कोई गैर कानूनी काम। यानी हवेली में कोई भयानक खेल खेला जा रहा है। हाँ। शोभा उठकर खिड़की के पास चली गई। तभी उसकी आवाज सबको सुनाई दी। राजी, प्रेत को देखो। सब भागकर खिड़की के पास आ गए। बाहर अंधेरे में उन्हें एक आदमकद सफेद साया दिखाई दिया, जो धीरे धीरे धरती से कुछ ऊंचाई पर हवा में उड़ा जा रहा था। प्रताप तो उसे देखकर ही कांप उठा। अगला दृश्य। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद राजन बोला, इकबाल, इस सफेद प्रेत को हमें पकड़ना है। तो आओ हमला बोल देते हैं। पहले राजन खिड़की से कूदा, उसके बाद सब बारी बारी से कूदकर बाहर आ गए। शोभा ने जेब से पिस्टल निकाल ली थी। सफेद साया अभी भी हवा में उड़ा जा रहा था। शोभा ने उस पर फायर कर दिया। साया हवा में ही लहराया और फिर आगे बढ़ने लगा। राजी, शोभा बोली, गोली उसे लगी है। लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं होगा। क्यों? उसे हाथ आने दो, सब पता चल जाएगा। प्रताप बोला, मेरे विचार में प्रेत पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। उस मकान में हमें हड्डियों के चेहरे वाला प्रेत मिला था। हाँ, कुछ ही घूसों में हमने उसे बेहोश कर दिया था। अगर वो प्रेत होता तो बेहोश कैसे होता? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। तभी वो लोग चौंके। सफेद साया एक जगह जाकर लोप हो गया। वो सब उसी जगह पहुंच गए। वहां एक काफी बड़ा चबूतरा बना हुआ था। राजन चबूतरे को गौर से देखता हुआ बोला, शोभा, यहां अवश्य कोई गुप्त मार्ग होना चाहिए। तो उसे तलाश करो। सब गुप्त मार्ग तलाश करने लगे। सलमा को एक जगह उभरा हुआ पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे दबाया, चबूतरे में एक चौकोर रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगी। प्रताप, राजन बोला, यह हवेली कितने साल पुरानी होगी? दादा परदादा के जमाने की है। लगभग 100 साल तो हो ही गए होंगे। पुराने जमाने में हवेली और मकानों में तहखाने बनाए जाते थे, जिनसे दो फायदे होते थे।
उस जमाने में आज की तरह पंखे तो होते नहीं थे। जमीन के नीचे ठंडे वातावरण से राहत मिलती थी। दूसरा, अगर दुश्मन हमला कर देता था तो छुपने और गुप्त मार्गों से भागने में आसानी रहती थी। अपराधी को किसी तरह गुप्त रास्तों और गुप्त तहखानों का पता लग गया होगा। हवेली काफी सालों से खाली पड़ी थी, अतः उन्होंने इसे अपराध का अड्डा बना लिया। प्रेतों का नाटक इसलिए खेला गया कि डर के मारे कोई इधर ना आए और अपराधी आसानी से अपना काम करते रहें। अब असली बात मेरी समझ में आई है। राजी, शोभा ने पूछा। अब क्या करना है? प्रताप और सलमा इसी समय पुलिस को बुलाने के लिए थाने जाएंगे। मैं, तुम और इकबाल तहखाने में प्रविष्ट होंगे। ठीक है। फिर सलमा और प्रताप उसी समय थाने के लिए चल पड़े। राजन शोभा और इकबाल के साथ तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे अंधेरा था। तीनों ने ही पेन टॉर्च जला ली थी। कुछ कदम पर ही दाईं तरफ एक कमरा था। तीनों उस कमरे में प्रविष्ट हो गए। उस कमरे में पहुंचते ही तीनों चौंक उठे। कमरे में सफेद साया मौजूद था। इकबाल बोला, तो यही है सफेद प्रेत? देख लो। शोभा बोली। राजन ने पास पहुंचकर उसे टटोल कर देखा और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, मोटे आदम कद रबड़ के गुब्बारे में उड़ने वाली गैस भरी हुई है। उसके ऊपर टीन की चादर का कवर है जिस पर गोली असर नहीं करती। फिर उसके ऊपर सफेद कपड़ा चढ़ा हुआ है जिसके कारण दूर से ये उड़ता हुआ सफेद साया नजर आता है। इसमें एक बारीक तार बंधी हुई है जिसके द्वारा आदम कद गुब्बारे को खींचा जाता है। तहखाने की सीढ़ियों पर उस समय एक आदमी मौजूद था जब हम इसका पीछा कर रहे थे। कमाल है यार, इकबाल बोला। अपराधियों ने भी डराने के लिए क्या क्या ढंग निकाले हैं। आओ अब आगे बढ़ते हैं। वैसे इस हवेली के नीचे तहखाने और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। समुद्र के किनारे वाले मकान में जो भी गुप्त रास्ता था वो भी हवेली के नीचे स्थित तहखाने तक जाता है। इसका मतलब है अपराधियों से हमारी मुठभेड़ तहखाने में होगी। हां। फिर जैसे ही वो लोग आगे बढ़े उन्हें गैस की हल्की महक आने लगी। राजन, इकबाल बोला, ये तो ईंधन गैस की महक है जो घरों में खाना पकाने के काम आती है। हां, जनरेटर चलने की आवाज भी आ रही है। शोभा बोली। शायद तहखाने के प्रयोग के लिए बिजली पैदा की जाती है। जैसे ही वो लोग सुरंग में दाईं तरफ घूमे उन्हें हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। साथ ही बातें करने की आवाजें भी आने लगी। तीनों सावधान हो गए, लेकिन तभी 3 रिवॉल्वर की नालें उनकी पीठ से आकर लग गईं। अगला दृश्य। हड्डियों के चेहरे वाला प्रेत ठाकुर हरमेश सिंह को घूर रहा था। फिर वो हाथ में पकड़े कागजों की तरफ इशारा करता हुआ बोला, ठाकुर, इन पर हस्ताक्षर कर दो। यानी हस्ताक्षर करके तुम्हारे हाथों में हवेली बेच दूं? हां, इस हवेली पर हमारा बहुत वर्षों से कब्जा है और हमारा ही रहेगा। तुम्हें यह हवेली हमारे हवाले करनी ही होगी ताकि तुम यहां पर नकली शराब का धंधा करते रहो। ईंधन गैस की भट्टियों पर तुम लोग यहां नकली शराब बनाते हो, मैं देख चुका हूं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, अब तुम ऐसा आपराधिक धंधा नहीं कर सकोगे। कौन रोकेगा हमें? मेरा बेटा और वो चारों बहादुर जासूस। आज रात सबको खत्म कर दिया जाएगा और अगर तुमने हस्ताक्षर ना किए तुम्हारी लाश भी सवेरे किसी नाले में पड़ी मिलेगी। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो छलकने लगता है, तुम भी नहीं बच सकोगे। तभी उस कमरे में शोभा और राजन इकबाल दाखिल हुए। 3 व्यक्तियों ने रिवॉल्वर से उन्हें कवर किया हुआ था। प्रेत ने गुर्राते हुए पूछा, ये तीनों यहां कैसे आए?
पिछले गुप्त रास्ते से आए बॉस। आपकी बातें सुन रहे थे जब हमने इन्हें पकड़ा। उनमें से एक बोला। अच्छा हुआ तुम खुद ही मरने के लिए यहां आ गए। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका प्यारे, राजन मुस्कुराता हुआ बोला। यहां तुम नकली शराब बनाते हो जो देश में बिकती है। पेटियों में स्टीमर द्वारा तुम नकली शराब भेजते हो और सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान करते हो। पुलिस अब यहां पहुंचने ही वाली है। खत्म कर दो इन तीनों को। प्रेत कुर्राया। इसी क्षण शोभा और राजन इकबाल फुर्ती से पलटे और पूरी ताकत से लात घुमा दी। रिवॉल्वर उनके हाथों से छिटक कर दूर जा गिरे। फिर वहां फ्री स्टाइल घूसेबाजी शुरू हो गई। ठाकुर भी जासूसों का साथ दे रहे थे। बाकी अपराधी वहां से थोड़ी दूर भट्टियों पर काम कर रहे थे, इसलिए उनको इस हंगामे की जानकारी नहीं हो सकी। तभी भागते कदमों की आवाजें आने लगी। सलमा और प्रताप पुलिस फोर्स को अपने साथ ले आए थे। इंस्पेक्टर दयाल 20 सशस्त्र सिपाहियों के साथ वहां आ गया था। आते ही उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी सिपाही उस तरफ बढ़ गए जिधर भट्टियां लगी थी। ईंधन गैस पर बड़े बड़े कड़ाहों में नकली शराब तैयार हो रही थी। तैयार करने के बाद उन्हें बोतलों में भरा जाता था। उसके उन नामों के लेबल बोतलों पर लगा दिए जाते थे जो बाजार में बहुत बिकती थी। ईंधन गैस के कारण जरा भी धुआं नहीं होता था। कोई भी विरोध ना कर सका। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर, राजन बोला, हड्डियों के ढांचे वाला व्यक्ति इस दल का बॉस है। लेकिन ये है कौन? अभी मालूम हो जाता है, इकबाल ने कहा और आगे बढ़कर भरपूर घूसा उसके चेहरे पर जड़ दिया। प्लास्टिक की नकली हड्डियों का चेहरा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। शोभा और सलमा ने अपनी उंगलियों से वो खोल उतार दिया, जिसके कारण आधी उंगलियां हड्डियों की और आधी मांस वाली लगती थीं। उसका चेहरा देखकर सब चौंक उठे। इंस्पेक्टर बुदबुदा उठा। मुखिया रामदीन। वो मुखिया रामदीन था, दल का बॉस। उसी ने सारा प्रपंच रचा था। उससे जब पूछा गया कि दीनू तांगे वाला कौन था, तब उसने बताया कि वो खुद दीनू तांगे वाला बनकर जाता था, ताकि लोगों को वो इतना डरा दे कि लोग हवेली छोड़कर भाग जाएं। जिस ट्रेन से ठाकुर साहब और प्रताप आ रहे थे, उस ट्रेन में तुम प्रेत बनकर कैसे पहुंचे? शोभा ने पूछा। वो मैं नहीं था, मेरा खास साथी उस डिब्बे का अटेंडेंट था। प्रेत का नाटक खेलने के बाद उसने तुरंत हड्डियों वाला चेहरा उतारकर खिड़की के बाहर फेंक दिया था। सारे भेद खुल गए थे। फिर 1 सप्ताह तक वहां रहकर जासूस मंडली ने खूब मनोरंजन किया। सफलता की खुशी में इकबाल को कुछ झके सुनाने की इजाजत दे दी गई थी। समाप्त।